जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 91। आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर 19 फ्रॉड का चैप्टर है, इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चन केस स्टडी से अटेंड करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर 20। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर जी बिल्कुल, मैनेजमेंट रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में ये बता रहा है कि ये रिस्क हर एंटिटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होता है। जहां पे मैनेजमेंट होगी वहां पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होता है, चाहे आपकी इंटरनल कंट्रोल के बारे में असेसमेंट जितनी मर्जी अच्छी हो कि कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये रिस्क मौजूद है। इसलिए आपने जो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल वाले प्रोसीजर्स हैं, ये हर केस में लाजमी परफॉर्म करने हैं, चाहे कंट्रोल आपके ख्याल में दुनिया का बेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों ना हो। ठीक है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क उसमें भी मौजूद रहेगा, बेस्ट सिस्टम में भी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? जी जी। Evaluate business rationale for significant transaction outside the normal course of business। ये 100% वही कंसेप्ट है जो रिलेटेड पार्टी के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन जो रूटीन से हटके हैं, जिनकी अनयूजुअल टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी हमने बिजनेस रीजनिंग देखनी है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों एग्जीक्यूट की गई, इनकी जरूरत क्या थी, नेसेसिटी क्या थी, किस वजह से की गई। ठीक है, अगर कोई वैलिड बिजनेस रैशनल है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन वैलिड है। अगर कोई वैलिड बिजनेस रीजन नहीं है तो इसका मतलब है उसके पीछे इंटेंट फ्रॉड होगी, जिसके लिए वो की गई। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ये मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को कैसे एड्रेस करना है, ये प्रोसीजर समझ आ गया। एक तो टेक्निक्स थी ना, टेक्निक्स तो वही थी जो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निक्स थी। इसको एड्रेस करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, वो 3 कैटेगरीज में। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू वाली बात समझ आ गई आपको? एक आपने 2 काम करने हैं एस्टिमेट्स के वाले से। एक कलेक्टिव असेसमेंट देख करके देखना है कि इंडिविजुअली एस्टिमेट्स ठीक भी हैं, कलेक्टिवली बायसनेस तो नहीं शो हो रही एस्टिमेट्स अप्लाई करने में। और दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू के पास में क्या एस्टिमेट्स ठीक साबित होते रहे मैनेजमेंट के। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर 5 रुपए के क्वेश्चन, वॉल्यूम 1, पहले चैप्टर 19, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है, इज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? What an auditor should do when he becomes aware about existence of fraud in the financial statement? पहले रिस्पांसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या ऑडिटर रिस्पांसिबल है? ऑडिटर रिस्पांसिबल नहीं। अच्छा, आप सिर्फ एक लफ्ज में ये नहीं बोल देना कि ऑडिटर इज नॉट रिस्पांसिबल, फिर बताना है कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या। उसकी रिस्पांसिबिलिटी है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस whether financial statement free from real misstatement, whether due to error or fraud। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट कहने लगा, सर ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में आ तो रहा है whether due to error or fraud, तो आप कह रहे हैं कि ऑडिटर उसके लिए रिस्पांसिबल नहीं है। तो वो कंसेप्ट ये है कि बिल्कुल फ्रॉड भी आ रहा है रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस भी आ रहा है। जब हम ये कहते हैं ना कि ऑडिटर रिस्पांसिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, तो इससे ये मतलब समझ आता है कि हर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल है। हालांकि सही कंसेप्ट क्या है, ऑडिटर का फोकस फ्रॉड नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस है। हाँ, इस रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हुए कोई फ्रॉड सामने आ जाए, उसमें वो एक्शन लेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड सामने उसके आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा है और वो नजरें नीची कर लेगी, नहीं फ्रॉड तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फ्रॉड के पीछे जाना जिम्मेदारी नहीं है, स्पेसिफिकली फ्रॉड को ढूंढने की कोशिश करना जिम्मेदारी नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस की जिम्मेदारी है, उसी के ऊपर फोकस कर। लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हुए अगर फ्रॉड सामने आ जाए, इग्नोर भी नहीं करना। फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, उसके ऊपर एक्शन लेना है, ओवरऑल रिस्पांस। और अगर फ्रॉड सामने आ गया, उस पर भी फिर प्रोसीजर्स है कम्युनिकेशन वाले। ये बात समझ आ रही है? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं, आम सिटीजन की, तो पुलिस की जिम्मेदारी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई दहशतगर्द हमारे इर्द गिर्द घूम रहा हो, नजर आ जाए, तो क्या हम ये कहें हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो पुलिस की है। ये कहें कि अगर सामने आ जाए तो एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बताना चाहिए। अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी आ जाए तो भी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या, घर किराए पे मकान खाली था, 2 लोग आके रहने लगे और हर रोज 20 रोटियां जाती है उनके घर में एक टाइम पे। अब ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं है? 2 लोग हैं, 20 रोटियां थोड़ी खाएंगे। ये फ्रॉड, ये इस पे भी एक्शन लेना चाहिए, फर्दर जरा प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म कर लेना चाहिए। और जब पता चल जाए कि अंदर तय खाने में 6 लोग और मौजूद है, कंफर्म हो जाए, फिर फिर दूसरे प्रोसीजर है, रिस्क पे और प्रोसीजर है, और फ्रॉड कंफर्म हो जाए। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 का फर्क बताया था ना। यहाँ पे फिर मुझे बताइए, क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर सामने आ रहा है कि फ्रॉड सामने आ रहा है? फ्रॉड सामने आ रहा है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, फ्रॉड सामने, तो इसमें क्या करना है, कम्युनिकेशन। किसको? स्टेप नंबर 1 इमीडिएट ऊपर वाली मैनेजमेंट को, स्टेप नंबर 2 दो चाबी बोनस।
फिर बताइए क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ऐसा सुन ले, लेकिन सुन ले कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अपर लेवल मैनेजमेंट को हर सूरत में कम्युनिकेट करना है, डायरेक्टर्स को सिर्फ उस सूरत में कम्युनिकेट करना है अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो या सिग्निफिकेंट हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सिर्फ उस वक्त कम्युनिकेट करना अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, शाबाश, और विड्रॉल सिर्फ उस सूरत में करना है अगर कलेक्टिव इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की डायरेक्टर्स की डाउटफुल हो, कलेक्टिव, या एक बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व था लेकिन दूसरे उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, दूसरों का एक्शन ना लेना ये भी उसको सपोर्ट करने के बराबर है। एक्सट्रीम केसेस में बेटा, और क्या रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं, डिस्क्लेमर, वो किस सूरत में, अगर उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गड़बड़ हो। क्लियर हुआ जी ये क्वेश्चन? इसके दो हिस्से हैं, दोनों को अलग-अलग हेडिंग देके बेहतर है, हेडिंग देके, हेडिंग देना रिक्वायर्ड नहीं है, बेहतर है, प्रेजेंटेशन प्रूव होती है और अब पता चल जाता है क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करना। क्वेश्चन 8, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहा है ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंट टू द ऑडिट सीनियर टू गाइड हिम विद रिगार्ड टू द अबव असेसमेंट। अबव असेसमेंट को अंडरलाइन करें, हमें नहीं पता कौन सी, कैसे पता चलेगा, अबव पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना अबव असेसमेंट क्या थे। यहाँ पे ईमेल को भी अंडरलाइन करें, उसने क्वेश्चन में कहा है ईमेल लिखे, लेटर लिखे, लेकिन याद रखिए ऑडिट का पेपर है, प्रोफेशनल पेपर है, इसमें अगर आप वो फॉर्मेट नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमेल का फॉर्मेट मुझे नहीं आता, वो कभी पुराने जमाने में पढ़ा था, पेपर दे के अगले दिन भूल गया था, अभी भी नहीं याद, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वैसे लिखें। इसके या तो मार्क्स होंगे ही नहीं या 0.5 मार्क्स होंगे, ठीक है, हाँ, एक नंबर भी ज्यादा है मेरे ख्याल, ठीक है, इसके मार्क्स नहीं होंगे, मेरी अपनी जजमेंट या नहीं। ये एक दो क्वेश्चन है पिछले कोई 30-35 सालों में जिसमें आई आपने ड्राफ्ट लेटर या इस तरह की बात की है कि आप इसको लेटर फॉर्म में, रिपोर्ट फॉर्म में, ईमेल फॉर्म, फॉर्मेट जरूरी नहीं। हाँ, जो फॉर्मेट जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, जैसे कंफर्मेशन लेटर, जैसे एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, वो उसका हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कौन साइन करता है वगैरह, और आज रिप्रेजेंटेशन लेटर पढ़ना है। लेकिन जिनका हमारे प्रोफेशन से ताल्लुक नहीं है, ईमेल, रिपोर्ट, फॉर्मेट जरूरी है, मेन कंसेप्ट जरूरी है। यू आर द, अच्छा फिर क्या कह रहा है, सजेस्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। सजेस्ट एप्रोप्रिएट, अच्छा रिस्क ऑफ फ्रॉड के प्रोसीजर के, फ्रॉड के रिस्क ऑफ फ्रॉड, अच्छा रिस्क ऑफ फ्रॉड डिटेक्ट करने के, टू डिटेक्ट के, ऑन डिटेक्ट, फर्क समझ आ रहा है? क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, ऐसा नहीं फ्रॉड आ गया तो फ्रॉड से रिलेटेड जो भी कुछ फिट कर दिए। फ्रॉड में रिस्क के लैदा हैं और ऑन, और जो फ्रॉड है, सस्पेक्टेड फ्रॉड या एक्चुअल फ्रॉड है, वो उसके लैदा है। रिस्क में भी दो प्रोसीजर है, टू आइडेंटिफाई रिस्क, ऑन आइडेंटिफाइड रिस्क। तो जरा देख के मुझे तसल्ली से सोच के बताइए ये कौन सा प्रोसीजर है? टू एड्रेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, टू एड्रेस करने के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, समझ रहे हैं, उसे वर्ड टू ही इस्तेमाल किया है, लेकिन टू आइडेंटिफाई नहीं, समझ रहे हैं उसके अल्फाज। पहले अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट को समझ के फिर स्टार्ट करना है। टू आइडेंटिफाई पहले, ऑन आइडेंटिफाइंग बाद वाले, टू एड्रेस रिस्क, एड्रेस का मतलब एड्रेस बाद में होता है ना, पहले आइडेंटिफाई होता है। तो ये आपने तसल्ली कर लेनी है कि रिस्क से पहले वाले या रिस्क आइडेंटिफाई बाद वाले या फ्रॉड भी आइडेंटिफाई हो चुका है। ये क्लियर हो गया बी रिक्वायरमेंट। तो क्या लिखेंगे इसमें, ओवरऑल अप्रोच, डन। चले अब उसकी असेसमेंट के ऊपर कमेंट कर ले, असेसमेंट क्या है। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ क्लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड सीपीएल। While reviewing the draft planning documents prepared by the audit senior, you observed that he has assessed the risk of material misstatement due to fraud and risk of management override of control as low. Risk of fraud भी low और risk of management override of control भी low. किस वजह से? Due to the fact that CPL has been an audit client of the firm for the last 10 years and no material misstatement had been reported in the previous year. पिछले साल की रिस्क असेसमेंट की बेस पे इस साल के प्रोसीजर डिसाइड किए जा सकते हैं, कम होंगे कि ज्यादा? कभी नहीं किए जा सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन में दो हिस्से हैं, एक रिस्क ऑफ फ्रॉड है, एक रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के बारे में तो वो कहते हैं कभी लो हो सकता ही नहीं, ये हर एंटिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आपने इसको हाई ही असेस करना है और उसके मुताबिक ही प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो इसके ऊपर तो कमेंट करना हमारे लिए आसान हो गया। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्यों कमेंट करना आसान हो गया? हर एंटिटी में एग्जिस्ट करता है। अब दूसरा रिस्क ऑफ फ्रॉड है, उसमें भी कमेंट करना है, क्या ये हर एंटिटी में एग्जिस्ट करता है? नहीं, इसके फैक्टर्स हैं, अगर फैक्टर्स होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हम कहेंगे यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड है, और अगर फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे
हम कहेंगे रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। ऐसा ही है ना, रिस्क ऑफ फ्रॉड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। तो रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की असेसमेंट गलत, रिस्क ऑफ फ्रॉड की असेसमेंट भी गलत। भाई वो क्यों? हालांकि हाँ बेसिस गलत, शाबाश। इसकी बेसिस पिछले साल के रिजल्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि इस साल के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू फ्रॉड, वो परफॉर्म करने के बाद अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर सामने ना आए, फिर आप इस नतीजे पे पहुंचे तो फिर ठीक है, लेकिन पिछले साल के थोड़ी है। फिर तो रूल यू होना चाहिए पिछले 10 सालों में हमेशा अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है, इस साल भी अनमोडिफाइड ओपिनियन, कुछ भी ना करो, फिर कुछ भी ना करो। आई क्या कभी ऐसे करता है? पिछली हर अटेम्प्ट में बच्चा पास होता रहा है, कैफ में सीफैफ में भी पास करते रहो, इसको इस दफा भी पास हो ही जाएगा। तो हर दफा टेस्टिंग करता है, हर दफा टेस्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए हमने भी हर साल, हर ऑडिट ईयर, इंडिपेंडेंट ऑडिट ईयर, उसके रिस्क असेसमेंट लाया, उसके हाँ थोड़ा सा प्रोसीजर डिसाइड करते हुए रिस्क असेसमेंट में हम अपने रिस्क को लो कर देते हैं, इस वजह से, यानी कंप्लीटली इग्नोर नहीं करते पिछले साल को। थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट में रिस्क को रिड्यूस इस वजह से कर दिया जाता है पीछे, क्योंकि आपको याद होगा वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में प्रायर सैंपल साइज में एक दो फैक्टर्स हमने ये भी रखे हुए थे कि पिछले सालों की अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अगर रिस्क कम है किसी जगह पे तो हम अपना सैंपल साइज रिड्यूस कर सकते, लेकिन बिल्कुल ही उड़ा के रख देना जीरो, ये तो गलत है। चलिए जी, 8 की प्रॉब्लम, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, ये भी एक तरह से रिप्रोडक्शन का था, लेकिन थोड़ी सी कमेंट्री रिक्वायर्ड थी, लेकिन इसमें दो हिस्से थे। फ्रॉड को लैदा डिस्कस करना है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को लैदा, क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट इज इन ए पोजीशन टू परपेट्रेट, परपेट्रेट का मतलब कमिट कर सकती है, या यूं समझ ले प्रिपेयर कर सकती है। मैनेजमेंट प्रिपेयर कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है मैनेजमेंट अपनी एबिलिटी की, क्योंकि वो मैनेजमेंट किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, ये उसके पास यूनिक एबिलिटी है, इस वजह से वो फ्रॉड करना चाहे तो आसानी से कर सकती है। एंड प्रिपेयर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकती है। आइडेंटिफाई 6 डिफरेंट वेज इन विच फ्रॉड में बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट थ्रू ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट कैसे ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के जरिए फ्रॉड कमिट कर सकती है, बताइए। टेक्निक्स, कौन कितनी टेक्निक्स? 6 टेक्निक्स, शाबाश। याद है आपको? लिख लेंगे, याद करने वाली है, सुभान अल्लाह। अब वॉल्यूम 2 की केस स्टडी की तरफ आ जाए, और ये केस स्टडी रिस्क असेसमेंट की निस्बत बहुत शॉर्ट है। क्यों भला? प्रोसीजर तो लिखना ही नहीं नॉर्मली, आपने अभी देखा उसने अगर प्रोसीजर पूछे भी तो लैदा से रिक्वायरमेंट में पूछ लेता। क्वेश्चन 1 कह रहे रिक्वायर्ड इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। दो इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट तो मैं बता दूंगा। इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन का मतलब क्या होता है मेरा भाई बताएं? इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, ये तो कई चैप्टर में ये टर्म हाँ, केस स्टडी को पढ़ के देखना है इसमें कौन सी किस चैप्टर के कौन सा कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है, किस चैप्टर का। ये एग्जाम में आप देखेंगे आधे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट में उसने ये इवैल्यूएट का वर्ड तकरीबन इंक्लूड किया होगा। उसका मतलब क्या है भाई, खुद से केस स्टडी पढ़ के अंदाजा लगाओ कि प्रॉब्लम क्या क्या है किस चैप्टर की और किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। हमने कहा ठीक है। कह रहा है यू आर द ऑडिटर ऑफ रीजर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। इनिशियल ऑडिट है कि नहीं, के कंफर्म नहीं, कंफर्म, क्योंकि पॉइंटेड या रिपॉइंटेड का वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब नहीं है, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, हम इनिशियल ऑडिट की तरफ नहीं जाएंगे। कह रहे ऑडिटर है, ठीक है ऑडिटर है हम। During the audit, you have been informed that the Federal Board of Revenue has seized the accounting records pertaining to revenue and production for further investigation into the alleged charges of tax evasion. FBR ने इल्जाम लगाए कि टैक्स चोरी कर रहे हैं और सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह अपने कब्जे में कर लिया। बताइए, अच्छा ये तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ये तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ये तो स्कोप लिमिटेशन। उसने फैक्ट नहीं बताया, क्वालिफाइड है तो मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन। क्वालिफाइड के केस में बेसिक क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्लेमर के केस में बेसिक और डिस्क्लेमर में एक्सप्लेन करके की ऑडिट मैटर पैराग्राफ भी नहीं आएगा। क्वालिफाइड ओपिनियन के केस में आएगा की ऑडिट मैटर, डिस्क्लेमर के केस में नहीं आएगा। प्राइवेट कंपनी तो नहीं कहा उसने, हाँ नहीं आएगा।
ये तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया ये। क्या कोई और इशू भी है? और दो अल्फाज हैं, एक सीज्ड, सीज्ड को अंडरलाइन करें। सीज्ड का लफ्ज आपको चैप्टर 4 की तरफ ले गया, आपको पता है उसमें क्लियर एग्जांपल भी इसको लिमिटेशन थी, ठीक है। इसमें दिल करे तो वो जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट वो बाद में लिख दे। सीज्ड का लफ्ज। दूसरा सबसे अहम लफ्ज इस केस स्टडी में क्या बोला? टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन हमें यह बता रहा है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहे हैं। और याद रखिए, जो कोई बंदा किसी एक के साथ फ्रॉड कर सकता है वो दूसरे के साथ भी फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। वो दूसरे के साथ भी, वो एक कोर्स था बड़े हैवी डॉलर पे करके मैंने लिया, उसमें बंदे ने चंद एक बातें बताई, लेकिन बातें बड़े काम की थी। उसमें एक बात ये थी, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जो जिम्मेदार बंदा है वो एक काम भी जिम्मेदारी के साथ करेगा, हाँ सारे काम। और जो गैर जिम्मेदार बंदा है, जो एक के साथ गद्दारी कर सकता है वो दूसरे के साथ भी गद्दारी कर सकता है। ऐसा ही है, जो अपने घर वालों के साथ सिंसियर नहीं है वो बाहर वालों के साथ भी सिंसियर नहीं, नेचर होती है ना। बहरहाल, तो जो एफबीआर के साथ सिंसियर नहीं है, क्या वो ऑडिटर के साथ सिंसियर होगा? नहीं होगा। वरना तो ये डायरेक्टर कहेगा सर वो तो टैक्स बचा रहे हैं, हम आपको क्या मसला, आपका टैक्स में लेना नहीं कोई नहीं है। कहता नहीं, हमें तुम्हारी इंटेग्रिटी का मसला है। तो क्या इससे इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट होते हैं? बिल्कुल क्रिएट होते हैं। तो दूसरी डिस्कशन हम ये रिस्क ऑफ फ्रॉड की तरफ ले जाएंगे। टैक्स एवेजन की वजह से इसे रिस्क ऑफ फ्रॉड में डाला है, वरना ये चैप्टर 4 में होता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए आगे चलते हैं। 1 के बाद 4 है कि 5 है? 5। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिनेरियो। इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपने ढूंढना है। स्टार्ट करें जी। 3 सिचुएशंस दी हैं, इकट्ठा करके फ्रॉड रिस्क फैक्टर डिस्कस करने के, हर एक का अलग अलग। पहले रिक्वायरमेंट देख के मुझे बताइए, समझ आ गया आपको ये फ्रॉड के चैप्टर से रिलेट करता है? किस लफ्ज से पता चला? फ्रॉड रिस्क फैक्टर से। अच्छा, क्या प्रोसीजर्स बताने हैं? प्रोसीजर पूछे उसने? प्रोसीजर्स नहीं पूछे। अच्छा, कह रहे हैं आइडेंटिफाई, क्या लफ्ज बोल रहा है? क्या उसे एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा सा कर देना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि 4 नंबर है, 4 नंबर ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, पहला कह रहा है इज ए लिस्टेड कंपनी engaged in manufacturing of garments and apparels during the audit planning meeting for the year ending 31st March 2018 the CFO of GL has provided the following information. पहला, GL was previously exporting all its production under the brand name of wearables. However, it has been facing the issue of decline in export order. ये ट्विस्ट है, इसको अंडरलाइन किया। And therefore, I decided to start focusing on local market. Accordingly, it has made an agreement with BL, according to which GL's products would be sold to BL, who would market them through BL's retail outlet, spread throughout Pakistan. ये तो नॉर्मल अरेंजमेंट है ना, हमारी चीजें हैं, आपके पास अच्छा सप्लाई चेन है, आपके पास अच्छा नेटवर्क है, हमारी प्रोडक्ट्स आप अपने नेटवर्क के जरिए से पब्लिक तक पहुंचाए, सेल करें। तो मसला क्या है? ए डायरेक्टर ऑफ GL होल्ड्स मेजर शेयर होल्डिंग इन BL, इसको अंडरलाइन कर। रिलेटेड पार्टी, और क्या ये आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन लग रही है? ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। इसीलिए इसमें 2 इश्यूज हैं, एक डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इशू है, ये आपको पता है वो उसके इकोनॉमिक पुअर फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ जा रहा है, और दूसरा रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने सिर्फ रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने को कहा, रिस्क फैक्टर डिस्कस करके आगे निकल जाएंगे। रिलेटेड पार्टी का टॉपिक होता ना, तो हम ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर भी लिख रहे होते, जो क्या है मेरे भाई को याद है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या मैंने पढ़ाए हैं? अच्छा, शुक्र है। क्या रिवाइज नहीं किया, ये हाल है। नहीं, आगे चलते हैं। 2 ऑफ द डायरेक्टर्स, सेकंड भाई फर्स्ट में क्लियर हो गया, 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ज्यादा फोकस उसका रिलेटेड पार्टी के, उसको नहीं छोड़ना आपने, वो ज्यादा अहम है, लेकिन डिक्लाइन भी रेलिवेंट है, उसको भी डिस्कस करना। 2 ऑफ द डायरेक्टर्स, अगर आज से 3 साल पहले के पेपर्स का और आज के जो लेटेस्ट पेपर है इनका एनालिसिस करें ना, ये पेपर ट्रेंड आपको होता है, हर 1-2 टर्म्स के बाद वो चेंज, एग्जामिनर चेंज होता है और या कुछ अप्रोच चेंज होती है, तो वो उसको अपडेट करता रहता है। तो उसमें एक सिचुएशन के अंदर वो एक ही एंगल से टेस्टिंग करता था। अब वो एक सिचुएशन जब देता है ना, उसके अंदर एक से ज्यादा नॉर्मली 2 इश्यूज होते हैं जो हमने पिक करने होते हैं। ये जो पिछली एग्जांपल थी ना टैक्स एवेजन वाली और सीज वाली, ये क्लासिक एग्जांपल है सीज की, कि एक केस के अंदर उसने
ये दो इश्यूज। और नॉर्मली स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, क्या गलती करते हैं, एक इशू को पकड़ लेते हैं उधर, दूसरा स्किप कर देते हैं। तो इसलिए आपने अलर्ट रहना, स्केप्टिसिज्म पूरी केस स्टडी पे अप्लाई करनी है। सेकंड, टू ऑफ द, तो इसमें दो इश्यूज, एक डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर और दूसरा रिलेटेड। Second, two of the director of GL holding 16 and 30% share in GL have informed the board that they intend to sell their entire shareholding in GL in order to concentrate on some of their other business. वो कुछ दूसरे बिजनेस में कंसर्न, इसलिए अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं। अब अगर डायरेक्टर शेयर को बेचना चाहते हैं तो उनकी क्या कोशिश होगी, हाई प्राइस मिले या लो प्राइस मिले। तो वो क्या चाहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस दफा प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट ज्यादा उतनी शेयर प्राइस ज्यादा, सिंपल रूल है। तो रिस्क ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये रिस्क फैक्टर में था कहीं, कहां था, इंटेंडेड सेल ऑफ बिजनेस शुरू में कहीं था, ठीक। अच्छा, वैसे तो आप देखेंगे 90% के करीब फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको उस लिस्ट में से मिल जाएंगे जो हमने पढ़ी है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्लस सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई किसी केस स्टडी में नया रिस्क फैक्टर आ जाता है, आपने क्या करना है, उसे लिस्ट में ऐड कर देना, ठीक है। जजमेंट की बेस पे सॉल्व करें, सॉल्यूशन देख लें और फिर उसे अपनी लिस्ट में ऐड कर दें। थर्ड, while discussing some of the internal control deficiencies in the payroll processing department which were raised in the previous year's management letter. मैनेजमेंट लेटर क्या याद है आपको, लेटर ऑफ वीकनेस भी जिसे कहते हैं, जो मैनेजमेंट को दिया जाता है ऑडिटर की तरफ से, जिसमें वीकनेस इंटरनल कंट्रोल लिखी होती है। कह रहे हैं ये पिछले साल भी मुद्दा उठाया था हमने कि आपके पेरोल डिपार्टमेंट में कुछ वीकनेसेस हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज ऊपर नीचे हो रहे हैं, रेट्स उनके वेजेस रेट दाएं बाएं हो रहे हैं, रेज द सीएफओ हैज इन्फॉर्म्ड मैटर हैज बीन रेफर्ड टू द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। सीएफओ ने कहा हमने तो इंटरनल ऑडिट भेज दिया, तो सही है, उन्होंने आगे देखना। वैसे मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, इंटरनल ऑडिट वालों की जिम्मेदारी तो होती है इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करने की, उसको डिजाइन इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की होती है ना, इंटरनल कंट्रोल, ये ध्यान में रखिएगा। तो सीएफओ भी रिस्पॉन्सिबल है, डिपार्टमेंट तो डायरेक्टली उसके अंडर है, ठीक है। इन्फॉर्म बट इज पेंडिंग बिकॉज ऑफ द इलनेस ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर। चीफ इंटर, देखिए हमें इससे गर्ज नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, सीएफओ नहीं काम कर रहा, सीईओ नहीं कर रहा, इंटरनल ऑडिटर नहीं कर रहा, डायरेक्टर नहीं कर रहा, हमें किससे कंसर्न है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सामने आई, कम्युनिकेट कर दी, कोई करेक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। एग्री करते हैं जी। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। अब मेरा हाल है ये क्वेश्चन इतना काफी आज के लिए। अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ जो कि है फाइनल मैटर्स। ठीक है मेरे भाई, जज़ाक अल्लाह। बस ये हेडिंग लिख दे, ये काफी है, ये वाली हेडिंग लिख दे। रिटन रिप्रेजेंटेशन ये है क्या, इसका थीम समझ लीजिए। सबसे पहले तो चैप्टर का टाइटल पढ़े, क्या लिखा, फाइनल मैटर, यानी इसका मतलब है ये वो मामलात हैं, ये वो काम है जो हमने अपने ऑडिट में सबसे एंड पे करने हैं, ठीक है, सबसे आखिरी, समझ लीजिए दो काम ये होते हैं। एक है मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन करना है, और एक है सब्सिक्वेंट इवेंट। ये दोनों अल्फाज आप इससे पहले बहुत से चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं और इनके बारे में कंफ्यूज भी थोड़ा थोड़ा होते आए हैं कि टर्म डिस्कस हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या है, और सर एक्सप्लेन भी नहीं, हम पूछते हैं सर एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करना था। लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो आपको बता दिया था ना। मुझे पहले बताइए बेसिक कंसेप्ट, ताकि आपकी करंट देख लो मैं किस जगह पे खड़े हैं, फिर वहां से आगे कैसे लेके जाना डिसाइड करूं स्ट्रेटजी। बेसिक कंसेप्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है, मैनेजमेंट से रिटर्न फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन ले जाती है, ठीक है। अच्छा, एक है रिप्रेजेंटेशन, एक लफ्ज है रिप्रेजेंटेशन, एक है रिप्रेजेंटेशन लेटर, इन दोनों में फर्क पता है। वैसे मैनेजमेंट से हम इंक्वायरी ड्यूरिंग ऑडिट भी करते रहते हैं और एंड में वो उन्हीं को रिटर्न फॉर्म में ऑब्टेन कर लेता है। ड्यूरिंग ऑडिट कभी एक दिन कोई रिप्रेजेंटेशन ले ली, कभी दूसरे दिन कोई रिप्रेजेंटेशन ले ली, अगले हफ्ते कोई रिप्रेजेंटेशन ले ली, ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ऑडिट जब इन सारी रिप्रेजेंटेशन को इकट्ठा करके रिटर्न फॉर्म में हम मैनेजमेंट से, और उस मैनेजमेंट में भी हायर अथॉरिटी सीएफओ सीईओ से ऑब्टेन करते हैं, तो उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन लेटर हमारे पास इस बात का सबूत है कि हमने मैनेजमेंट से ये सारी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की हुई है,
ठीक है, हालांकि ड्यूरिंग ऑडिट भी ऑब्टेन कर सकते हैं एक एक करके, लेकिन कलेक्टिवली एग्रीगेट फॉर्म में सारी रिप्रेजेंटेशन रिटन फॉर्म में एंड ऑफ द ऑडिट ऑब्टेन की जाती है, सारी ऑडिट की इकट्ठी करके। ताकि इसका एक फायदा तो ये होता है कि सारी ऑडिट की रिप्रेजेंटेशन इकट्ठी एक जगह मिल जाती है, और दूसरा ये होता है रिटन फॉर्म में है, और तीसरा फायदा ये होता है अपडेटेड है। क्योंकि बात बात हो सकता है 2 महीने पहले आपने कोई इंक्वायरी की हो और अब उसका स्टेटस चेंज हो चुका हो, जैसे लीगल केसेस के हवाले से। लीगल केस तो हर पेशी पे पलटी खा सकता है ना, तो इसीलिए अपडेटेड इन पर्पस के लिए एट द एंड ऑफ द ऑडिट रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन किया जाता है। यह है रिप्रेजेंटेशन। और सब्सिक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट क्या है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि ईयर एंड के बाद अकर होते हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होता है। अब गौर से अल्फाज सुनिएगा, सब्सिक्वेंट इवेंट ईयर एंड के बाद अकर होंगे, लेकिन वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड हो सकते हैं। इंक्लूड 2 शक्लों में हो सकते हैं, एक एबीसी की शक्ल में और एक नंबर की शक्ल में। जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड हो सकते हैं 2 शक्लों। अगर नंबर की शक्ल में है तो उसे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट, यानी उनकी वजह से अमाउंट्स एडजस्ट हो रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। और अगर वो अल्फाबेट से की शक्ल में एबीसी यानी डिस्क्लोजर के, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो इन दोनों का ताल्लुक चूंकि ऑडिट के एंड से है, रिप्रेजेंटेशन और सब्सिक्वेंट इवेंट, इसीलिए इनको हमने इस चैप्टर में एंड में कवर किया। ठीक है, अच्छा अब रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा इसके ना 2-3 मिलते जुलते नाम है। रिटन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन लेटर भी कहते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका एक ही है। तो हम क्या सीखेंगे आज के लेक्चर में कि रिटन रिप्रेजेंटेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स, और फिर टाइप्स एंड फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कितनी टाइप्स की होती है और इनका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, बल्कि आपको देखें, एक होता है चीज को जुबानी कलामी बताना। मैं आपको बताऊं हाथी क्या है, बड़ा सा जानवर, लंबी सी सूंड, बड़े दांत, बड़े बड़े पैर, ये हाथी है। और एक है आपको हाथी की तस्वीर दिखा दी जाए, देखा हाथी की तस्वीर बेस्ट है ना। उसी तरह एक कंसेप्ट ये था कि आपको बताया जाता है कंफर्मेशन लेटर कैसा होता है, पॉजिटिव कंसेप्ट एक दिखा दिया। एक है अब रिप्रेजेंटेशन लेटर कैसा होता है, कौन लिखेगा, क्या क्या चीजें आएंगी, एक ही वो तो सीखना ही आज की क्लास में। और एक कंसेप्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको दिखा दिया जाए। तो आज घर जाके आज के दिन में आपने ऑडिट का जो सबसे अहम काम करना है वो रीडिंग कर लेना, याद नहीं करना। रिप्रेजेंटेशन लेटर है उतना अहम नहीं जितनी ऑडिट रिपोर्ट थी। ऑडिट रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ आपको याद करवाए थे, ये अभी भी याद है, बेहतरीन, लेकिन रिप्रेजेंटेशन लेटर याद नहीं करना, लेकिन इसको 2-3 दफा पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए ये होता कैसा है, कौन सी तरह की इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। ये है जी आपके पेज 327 पे। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर, इसको आपने घर जाके पढ़ लेना है। ठीक है, कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्या चीजें आ रही है, एंड कैसे हो रहा है। लेकिन बार बार बताना, रीड करना है, 2-3 दफा याद नहीं करना, याद नहीं करना। आपसे इसकी ड्राफ्टिंग नहीं पूछेगा, ड्राफ्टिंग सिर्फ रिपोर्ट की पूछता है, ना रिप्रेजेंटेशन लेटर की ड्राफ्टिंग पूछता है, ना कंफर्मेशन की। रिपोर्ट की पूछता है, वो याद करना, बाकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। हाँ ये पूछ सकता है कि बताओ ये चीज कंफर्मेशन लेटर में आती है कि नहीं आती, या ये चीज रिप्रेजेंटेशन लेटर में आती है कि नहीं आती। ड्राफ्टिंग नहीं पूछेगा, लेकिन उसके ये चीज एंगेजमेंट लेटर में आती है कि नहीं आती, ये इस तरह का कंसेप्ट पूछ सकता है ताकि आपको पता चले इसमें इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड होती है। यार एक केस स्टडी एंगेजमेंट लेटर की भी की थी, वो कह रहा था ये रिवैल्यूएशन करवाइए, बताओ कौन कौन से मैटर एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हुई थी कोई। तो ये जो मैनेजमेंट लेटर है, कंफर्मेशन लेटर है, रिप्रेजेंटेशन लेटर है, ये हमने याद नहीं करने, लेकिन हमें इस काबिल होना है कि इन लेटर्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो हमें पता हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज आपने घर जाके इसको रीड करना है। सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने चैप्टर के 2 हिस्से उसने कर दिए, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन अलग और सब्सिक्वेंट इवेंट अलग कर दिया। अब आगे चलते हैं, ये पास्ट पेपर्स का ट्रेंड एनालिसिस, ऐसे आपको पता चल रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बाजू का 0 इस वजह से भी होता है कि उस चैप्टर का कंसेप्ट टेस्ट जरूर हो रहा होता है, लेकिन हो सकता है वो किसी दूसरे चैप्टर के साथ उसने मर्ज कर दिया हो। तो अगर तो दूसरे चैप्टर के साथ जब मर्ज करता ना, क्या तो मैं क्या करता हूँ, उसके देखता हूँ पार्ट्स है कि नहीं। अगर तो 2 पार्ट्स हो तो फिर उसको लाता करता। लेकिन आप खुद बताइए, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया फ्रॉड वाला, उसमें रिपोर्ट वाला हिस्सा भी शामिल था, उसमें फ्रॉड वाला हिस्सा भी शामिल था, और था एक ही पार्ट,
तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि फ्रॉड में से उसने क्वेश्चन टेस्ट किया, रिपोर्ट में से क्वेश्चन ही टेस्ट नहीं किया, तो गलत होगा। तो बात ऐसा होता है कि मार्किंग करते हुए इक्का दुक्का क्वेश्चन पे ऐसे होता है कि कंसेप्ट उसका टेस्ट जरूर हो रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए अगर जीरो है भी तो उसका मतलब आपने ये नहीं समझना कि ये अहम ही नहीं है, बल्कि जहां पे जीरो अगर पिछली में समझ लें। देखे पूरा कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने दो कंसेक्टिव टर्म्स में क्वेश्चन पूछे बगैर पेपर सेट कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उम्मीद है इस दफा कंफर्म क्वेश्चन इसमें से आएगा। बहरहाल हाँ जी, सबसे पहले पहले इसकी ड्राफ्टिंग देख ले। इसमें सिखा क्या रहा है, 5 कंसेप्ट है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन सिखाएगा, ये हम पहले सीख चुके हैं, ये सारा पढ़ा हुआ है आपने तकरीबन सारी बातें, सिर्फ एक दफा क्विकली गो थ्रू करनी है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन होता क्या है लेटर क्या। फिर टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर। फॉर्मेट आपने घर जाके उसको पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, यहाँ पे ये सीखेंगे। सब 2 बड़ी टाइप्स है, बल्कि 3 बड़ी टाइप्स है। एंगेजमेंट लेटर के जो एलिमेंट्स थे उसकी 2 बड़ी टाइप्स थी, ये मेरा भाई बताएगा। एंगेजमेंट लेटर के जो एलिमेंट्स थे उसमें 2 बड़ी कैटेगरीज थी। ऐसे ना करें, बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा हूं, बेसिक, ये भाई बताएंगे। उसको गुस्से से देख रहे थे, यार इतना बेसिक क्वेश्चन है, इसको आता ही नहीं है, इसको ऑडिटर बनने का हक है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में जाके सीख लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ ले, रिवीजन रखनी। ये मेरा भाई बताएगा, शाबाश ना करे। एंगेजमेंट लेटर के एलिमेंट्स पढ़े थे हमने। अच्छा अभी ना ढूंढे, अभी तो आपको मिलेगा भी नहीं, अभी तो हाँ शाबाश, एक रिक्वायर्ड थे और एक एडिशनल या वेन रेलिवेंट थे। उसी तरह रिप्रेजेंटेशन लेटर में भी कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। स्टैंडर्ड कहता है इसके ऊपर तुमने सोचना भी नहीं कि ये आए कि ना आए या क्यों आए, ना सोचना भी नहीं, कह दिया आएगा तो आएगा। एक है वो रिप्रेजेंटेशन व्हेन रेलिवेंट, यानी जब वो रेलिवेंट सिचुएशन आए तो फिर इंक्लूड करो, वरना ना करो। ठीक है, जैसे जब कंपनी के खिलाफ कोई फॉर एग्जांपल कोई लीगल केस वगैरह हो, इंक्लूड कर दो, नहीं करना, इस तरह की व्हेन रेलिवेंट। एक है रिक्वायर्ड, एक है व्हेन। जैसे एक जनरल रूल बताता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा एरिया जिसमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, अगर तो वो एरिया मैंने अपनी रिक्वायर्ड लिस्ट में दे दिया ना, फिर तो आपके लिए आसानी फिट करे रिप्रेजेंटेशन लेटर में उसको भी। मैनेजमेंट से कहे इसके बारे में भी हमें रिटर्न इन्फॉर्मेशन दे कि आपने अपनी सारी तसल्ली कर ली। दूसरा क्या कि हम अगर उसमें नहीं है रिक्वायर्ड लिस्ट में, तो हमने क्या करना है, उसको खुद इंक्लूड कर देना, क्योंकि रेलिवेंट हो गया। क्लियर हो गई ये बात? पहली रिक्वायर्ड की लिस्ट है, दूसरी व्हेन रेलिवेंट की लिस्ट है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड कहता है इसके अलावा तुम्हें डिस्क्रिशनरी पावर भी दी, अगर मजीद अपनी मर्जी से अपनी जजमेंट से कोई ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। लेकिन बहरहाल 2 बड़ी टाइप्स आ जाएंगी इसमें, एक कौन सी, रिक्वायर्ड जो है, और एक उसने छोड़ दिया सर्कमस्टेंसेस में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टर कोर्स ऑफ इफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर मैनेजमेंट कोई रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने से इनकार कर देती है तो अल्टर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो पढ़। फिर इवैल्यूएशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कुछ सिचुएशन में रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं रहती। फिर फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर ऊपर से मैंने काट दी, ये मैंने शिफ्ट कर दिया था नीचे, ये आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में मिलेगा। फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 जो है इसमें से इसको एक्सक्लूड कर दें, इसमें सिर्फ टाइप्स हैं, ऐसे क्या देख लें, क्योंकि वो मैंने उसको एंड में इसलिए शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो बच्चे याद करना शुरू हो जाते थे, तो जो दूसरे अहम कंसेप्ट है वो रह जाते थे। तो मैंने कहा पहले अहम कंसेप्ट पहले कर लें, जो कम अहम है बाद में। यहां तक बात समझ आ गई? अब सुन लीजिए बेसिक कंसेप्ट रिप्रेजेंटेशन का, ये है क्या। इसमें जैसे अगर आप इस लेटर को देखें, यह है रिप्रेजेंटेशन लेटर, उसमें वो ये कह रहा है, ये ISF 5 एक रिलेटेड पार्टी, हमने पढ़ लिया इसलिए ये एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन और रिलेटेड पार्टी के हवाले से कोई रिप्रेजेंटेशन लेनी होती है क्या? हमें लिख के दीजिए, आपने सारी रिलेटेड पार्टी, ये कंफर्म कर ले, यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ कंसर्न मैच करवा रहा हूं, ठीक है, कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस हैव बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैनेजमेंट से हम ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि बताइए आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क के मुताबिक डिस्क्लोज कर दी है कि नहीं की रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, तो फिर हमें रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करना, क्यों? अच्छा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि उन्होंने सही रिगार्ड, हमने अपना काम करना है। चले फिर मैं अपनी स्टेटमेंट को बदलता हूं। फिर तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने रिलेटेड पार्टी के ऊपर सारा काम खुद ही करना है तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन नहीं लेनी चाहिए, फिर रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करनी चाहिए। क्या यानी हम अपना काम भी करें, खुद भी चेक करें ठीक है कि, और मैनेजमेंट से भी पूछें। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी लीगल केस में अदालत किसी मुलजिम से पूछती है क्या कि कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। अच्छा, जब वो ये सच ये कसम खिलवा देते हैं, उसके बाद वो जो नहीं सच बोलता है उसके बाद, और जैसे ही वो सच बोलता है जज उसके सच की बुनियाद पे फैसला कर देता है, ऐसा ही है? नहीं, फैसला फिर भी सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में होता है, लेकिन उसको कसम क्यों खुलवाते हैं? फिर वो ऐसे ही फॉर्मेलिटी है कि शायद इसका जमीर जाग जाए, लेकिन जमीर उसका जागा होता है, थोड़ी खड़ा होता है। ठीक है, वो जमीर सोया नहीं, मरा हुआ है, वो नहीं जाग। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, वो रिक्वायर्ड है, फैसला उसकी बेस में नहीं कर रहे। अच्छा, और अगर मुलजिम कहे मैं नहीं कसम खाता, अच्छा जज ये नहीं सोचेगा तो तेरे कसम खाने ना तेरा को हमने कौन सा फैसला तुम्हारी कसम की बेस पे, फैसला तो हमने सबूत और गवाहों के बयान की रोशनी में करना था, अभी भी तो कसम खा ना खा एक ही बात है। जज ये नहीं सोचेगा, जज क्या सोचेगा, ये कसम कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी जज ये सोचेगा कि अगर ये मासूम है तो इसे कसम खाने में क्या कबाहत है, अब ये कसम नहीं खा रहा ना, कोई गड़बड़ है, रिस्क हो रहा है। अच्छा, अब मिसाल से कंसेप्ट पूछना शुरू हो गए हैं आप, उन्होंने भाई ने स्कोप लिमिटेशन कैसे कर लिया, इन्होंने रिस्क ऑफ फ्रॉड कैसे कर लिया। भाई उसी तरह याद रखिए, एग्जैक्टली जिस तरह किसी केस में मुलजिम के बयान हल्फी की हैसियत होती है, उसी तरह हमारे ऑडिट में रिप्रेजेंटेशन लेटर की 100% वैसी ही हैसियत है। यानी हमने हर केस में मैनेजमेंट से हर ऑडिट के एंड पे रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन करना लाजमी है, ठीक है। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दे, फैसला फिर भी हमने सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में करना है, वो रिप्रेजेंटेशन लेटर की बेस पे नहीं करना। केस स्टडी में आपको इस तरफ लेके जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन लेटर है, एविडेंस नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो, कभी नहीं देना। फिर अगले सेशन में लेके जाएगा, कहेगा एविडेंस है, रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं मैनेजमेंट दे रहे, फिर कहेगा आपने कौन सा उसकी बेस पे फैसला करना था, एविडेंस है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। हमने कहना ना ना ना, ये तो अगर मैनेजमेंट सच्ची है तो उसे लिख के देने में क्या हर्ज है, लगता है कोई गड़बड़ है। ये ना सिर्फ स्कोप लिमिटेशन है बल्कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। ये बात समझ आई? तो स्टेटस समझ आया? फिर से सुन लीजिए, स्टैंडर्ड हमें ये कहता है हर ऑडिट के एंड में रिप्रेजेंटेशन लेटर लाजमी ऑब्टेन करता है मैनेजमेंट से। रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या क्या चीजें आएंगी, लिस्ट स्टैंडर्ड ने दे दी है, लेकिन साथ ऑडिटर को कह दिया आप अपनी मर्जी से भी रिप्रेजेंटेशन कॉल कर सकते हैं, मैनेजमेंट जिम्मेदार होगी आपको रिप्रेजेंटेशन देने की। फिर इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन क्या एज एविडेंस क्या हैसियत है, वो एक एविडेंस जरूर है लेकिन अलोन एविडेंस नहीं है। रिप्रेजेंटेशन अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो अदर एविडेंस भी लेना है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती तो ये स्कोप लिमिटेशन होगी। ये बात समझ आ रही है आपको? चलिए, ये बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो गया। अब आते हैं वो इन्हीं कंसेप्ट को थोड़े टेक्निकल वर्ड्स में कैसे बता रहा है। इंट्रोडक्शन टू रिटन रिप्रेजेंटेशन या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कह रहा है, रिटन रिप्रेजेंटेशन है रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर, ठीक है, बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए ये हम ऑडिटर बताते हैं, यानी हम एक रफ पेज के ऊपर मैनेजमेंट को कह देते हैं सर ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मैनेजमेंट उसको टाइप करके प्रॉपर फॉर्मेट में वो साइन करके हमें देती है। यानी इंफॉर्मेशन हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसका जवाब रिप्रेजेंटेशन लेटर की शक्ल में मैनेजमेंट देती है। किस लिए ये रिप्रेजेंटेशन दी जाती है? टू कंफर्म मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, कंफर्म करने के लिए कि मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, जो जो स्टैंडर्ड ने कहा था, कंफर्म करने के लिए मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रिपेयर की हैं, मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी सारी आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दी हैं, मैनेजमेंट ने रिस्क और फ्रॉड वगैरह सारे असेस करके कम्युनिकेट कर दिया, वगैरह वगैरह, जो जो जिम्मेदारियां लगाई। लेकिन मैनेजमेंट कह रही है
कि मैंने जिम्मेदारियां पूरी कर दी है, हमने अलग से प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक जरूर करना है वाकई किया कि नहीं। फिर टू सपोर्ट अदर एविडेंस, किसी और एरिया में भी अगर एविडेंस की जरूरत पड़े तो उसमें उसको सपोर्ट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की जाती है। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन की दो बड़ी टाइप्स फर्दर क्लासिफिकेशन। एक तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं ना, कुछ रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय आईएसएस हैं और कुछ आईटा की जजमेंट की डिपेंड कर रही हैं। एक क्लासिफिकेशन दूसरी आ गई कि कुछ रिप्रेजेंटेशन होंगी जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट कर रही होंगी, वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस, और कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी स्पेसिफिक एरिया से रिलेट कर रही होंगी। जैसे मैनेजमेंट ने आपको रिप्रेजेंटेशन दी कि हमने सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑडिटर को बता दी हैं, रिप्रेजेंटेशन है आपके ख्याल में रिक्वायर्ड बाय आईएसए है कि नहीं है? रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अच्छा, ये ओवरऑल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करती है या किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेट करती है? स्पेसिफिक एरिया से रिलेट करती है, ठीक है। तो ये टू सपोर्ट अदर एविडेंस रिप्रेजेंटेशन किस लिए होती है? यहां पे सबसे अहम लफ्ज पता क्या? सपोर्ट। रिप्रेजेंटेशन का मकसद सपोर्टिंग रोल होता है, सफिशिएंट रोल नहीं होता। ये सपोर्टिंग एविडेंस है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। एक केस स्टडी में उसने पूछ लिया, उसने कहा रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ 15 मिलियन का, इसका एविडेंस कोई मौजूद नहीं है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है। उन्होंने कहा सर प्लान खराब हुआ था, जल्दी जल्दी में इंजीनियर भाई से कोई गुजर रहा था, उसे कहा, उसने ठीक कर दिया, 15 लाख लेके निकल गया, कोई इनवॉइस दी नहीं उसने। लेकिन हम कसम खा के कहने को तैयार हैं कि ये वाकई प्लान खराब हुआ था और जेन्युइन एक्सपेंस है। क्या रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट एविडेंस है? हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन एक सपोर्टिंग एविडेंस जरूर है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। जो एविडेंस एग्जिस्ट होना चाहिए था, यानी इंजीनियर की इनवॉइसेस वगैरह, वो एग्जिस्ट होना चाहिए, वरना उसको लिमिटेशन हो जाएगी। समझे सपोर्ट का मतलब क्या है? तो एविडेंस मौजूद होना चाहिए। फिर कह रहे हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन डू नॉट इंक्लूड ये एक फॉर्मेलिटी है, असर्शन और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड। वरना इसका मतलब ये है कि अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन आपने मैनेजमेंट से एक्सेप्ट जरूर करते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट ये रिप्रेजेंटेशन दे दे सारा कुछ ठीक है, तो क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे ना? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप रिटन रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देखें ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरा उतरती है, मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, ऑडिटर को प्रोवाइड करते हैं और उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी समझ आ जाए, ठीक ना समझ छोड़े। कह रहा है ऑल वर्बल डिस्कशन विद क्लाइंट आर डॉक्यूमेंटेड इन वर्किंग पेपर बाय ऑडिटर, हाउएवर ऑडिटर ऑब्टेन्स रिटन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑन सिग्नेचर। कहता है छोटी मोटी डिस्कशन पूरे साल में होती रहती है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट वाली आइटम्स है ना, उनको हमने रिटन रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है, हर मैटर को नहीं। किस मैटर को? अच्छा, यहां पे एक उसने हमें बड़ा अहम कंसेप्ट दिया, वो साथ में लिखना चाहिए, लिखने आगे आएगा कि कुछ मैटर्स पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना अप्रोप्रिएट है, कुछ मैटर पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए इस लाइन से यही समझा रहा है ना कि आपने ज़बानी कलामी छोटे मोटे बड़े छोटे बड़े हर मैटर को डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन रिटन फॉर्म में किसको लेके आना है? सिग्निफिकेंट। तो इससे हमें पता चला हर मैटर को रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड करना अप्रोप्रिएट नहीं, सिग्निफिकेंट वाले अप्रोप्रिएट है। बाकी ये आगे कंसेप्ट आएगा जिसमें हम सीखेंगे कि कौन से वाली चीजें रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड करनी चाहिए, कौन से। और उसमें सबसे बड़ा काम आएगा आपके लिस्ट, जो स्टैंडर्ड ने दी है। लिस्ट में से जो भी आइटम आगे केस स्टडी में हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है, और जो आइटम लिस्ट में ना हुई वो फिर जजमेंट में देखेंगे, अगर वो सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट हुई तो अप्रोप्रिएट, वरना नॉट अप्रोप्रिएट। ये बात समझ आ गई? ये पहली बड़ी केस स्टडी आपको बता दी कैसे टेस्ट करेगा। वो केस स्टडी में आपसे पूछेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बताओ। आपने डिसीजन कैसे करना है कि ये जो तीन मामला उसने हमें बताए हैं, क्या तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेशन लेटर में फिट कर दें, या इनमें से कुछ करना है? तो कैसे डिसीजन करेंगे? सबसे पहले देखेंगे वो मैटर लिस्ट में आ रहा है, हम कहेंगे अप्रोप्रिएट। लिस्ट में नहीं आ रहा, फिर देखेंगे जजमेंट की बेस पे सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अगर सिग्निफिकेंट है तो अप्रोप्रिएट, अगर नहीं है फ्रॉम होम टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन किससे ऑब्टेन करें? क्लर्क से ले ले, क्लर्क से, कि जो जिनकी अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की।
अच्छा, रिलायबिलिटी में हमने बहुत से फैक्टर्स पढ़े हैं, एक जगह पे बता रहा था कुछ मजीद फैक्टर्स भी हैं, लेकिन वो कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, इसलिए वो उसने नहीं बताया। जिस तरह आपकी काउंटिंग के बेसिस ऑफ डिसीजन होते हैं ना, ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स के भी बेसिस ऑफ डिसीजन होते हैं, वो स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं होता। उसमें एक चीज वो ये कह रहा था कि जो एविडेंस जितना हाई पोजीशन से लिया जाए ना, वो उतना ज्यादा रिलायबल होता है। ये रिलायबिलिटी का पॉइंट है, ठीक है। बहरहाल, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एविडेंस को सीएफओ सीईओ से ऑब्टेन करते हैं, ताकि कल कल उसमें कोई गलती साबित हो तो जिम्मेदार कौन हो, वो किसी क्लर्क को कुर्बानी का बकरा ना बना दे। Written representation requested from debt management who is responsible for preparation of financial statement and has knowledge of relevant matter. For example, CEO, CFO or other equivalent person. बाजू का टर्म दूसरी प्रेसिडेंट भी टर्म बोली जाती है कुछ कंपनीज में सीईओ के लिए। डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, as near as possible to the audit report but not after the date of report. यानी क्योंकि ये एविडेंस है ना, और असूल है रिपोर्ट साइन करने से पहले सारा एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं रिपोर्ट के बाद एविडेंस ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको याद है हमने एक चैप्टर 4 में केस स्टडी की जिसमें कुछ डेट्स दी हुई थी, ये कंसेप्ट था उसमें कि आपने ऑडिट रिपोर्ट में डेट कौन सी इंक्लूड करनी है, रिप्रेजेंटेशन लेटर से पहले वाली के बाद वाली। पहले रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे, फिर रिपोर्ट के पहले रिपोर्ट साइन करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन। और प्रैक्टिस में सुन ले क्या होता है, प्रैक्टिस में सेम डेट के ऊपर रिप्रेजेंटेशन लेटर, जिस दिन रिप्रेजेंटेशन लेटर मिलता है ना उसी दिन हम रिपोर्ट साइन करते हैं, वरना रिपोर्ट साइन नहीं करते। रिप्रेजेंटेशन लेटर की डेट रिपोर्ट की डेट सेम होती है, या ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लेटर 1-2 दिन पहले हो सकता है, बाद में तो एक दिन भी नहीं हो सकता ना। एक केस स्टडी में उसने कहा, सीईओ कह रहा है सर मैं छुट्टियों पे जा रहा हूं, दरमियान में हफ्ते की छुट्टियां हैं, 4 दिन बाद रिपोर्ट साइन कर दीजिएगा, रिपोर्ट के 2 दिन बाद आके आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दूंगा, चलेगा? चलेगा? कोई नहीं चलेगा। तुझे छुट्टियां पे आ रही है, हमें एविडेंस पे आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन लेटर मिलेगा फिर रिपोर्ट मिलेगी, वरना भूल जाओ रिपोर्ट। वरना स्कोप लिमिटेशन डिस्क्लेमर की चाहिए तो दे देते, अभी नहीं, ठीक है। तो याद रखें दोनों की डेट सेम होनी चाहिए। हाँ, रिप्रेजेंटेशन लेटर 1-2 दिन पहले जरूर हो सकती है, बाद में। अच्छा, 1-2 दिन बोला है, वो हफ्ता 10 दिन नहीं बोला, क्योंकि फिर वो बाजुकात इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं रहती। फिर इफ करंट मैनेजमेंट वाज नॉट प्रेजेंट, अच्छा सॉरी, अपडेटेड, हाँ, वो कह रहा है अगर आपने पहले ऑब्टेन कर लिया ना हफ्ता 10 दिन पहले, तो फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा, यानी दोबारा लेना पड़ेगा। जैसे कंफर्मेशन लेटर अगर महीना 2 महीने पहले सेंड कर दे तो आपको बाज़ औक़ात फिर दोबारा भी सेंड करना पड़ सकता है अगर एविडेंस ना मिले तो। ये बात याद रहेगी। आगे चलते हैं, पीरियड कवर्ड बाय रिप्रेजेंटेशन। भाई जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उसी साल, हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ऑडिटर मल्टीपल ईयर्स के लिए पॉइंट हो जाता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। उस सूरत में वो मल्टीपल ईयर्स की रिप्रेजेंटेशन, बहरहाल हम यही करेंगे कि जो रिपोर्ट कवर्ड कर रहा है पीरियड उसी। अगर करंट मैनेजर सीएफओ ने कहा, हमारा क्लाइंट था, उसके छोटी छोटी ब्रांचेस थी, हर ब्रांच अलहदा ऑडिट होता था, तो वो कोई फॉर्मल क्लाइंट नहीं था, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट था। वहां जाते थे तो वो बेचारे अकाउंटेंट होते थे बीकॉम, वो कहते थे सर मुझे 3 महीने हुए हैं मैं आया हूं, इससे पहले पुराने अकाउंटेंट ने कहा मुझे नहीं पता उसने क्या काम किया क्या नहीं, इसलिए मैं प्रीवियस पीरियड की जो है वही साल, कहता है ये 3-4 महीनों की इंफॉर्मेशन मुझे पता है, ये पूछ ले। जो उससे पहले वाला पीरियड है उसमें चूंकि मैं मौजूद नहीं था, मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता। बताइए क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है? नहीं वैलिड। आपने मूवीज वगैरह में होगा, जब कोई वो थानेदार तब्दील होता है तो पुराना थानेदार नए थानेदार चार्ज देता है, चार्ज। उसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि जितने भी केसेस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो तो मूवी होती है ना, उन्होंने 2-4 सेकंड में सीन निपटाना होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस में, सारी इंफॉर्मेशन हर केस की देना, ताकि वो कोई भी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो केस चल रहा है वो नया थानेदार ये ना कहे तो पुराने थानेदार का केस था मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, भाई उसने आगे उसको लेके चलना है। इसीलिए ये याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोजीशंस की होती हैं, पर्संस की नहीं। पर्सन शिफ्ट हो गया फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन तो सेम है ना। सीएफओ चाहे 2 दिन पहले आया हो, ये सारी रिप्रेजेंटेशन उससे हमने ऑब्टेन करनी है प्रीवियस से, जो छोड़ के चला गया उसको थोड़ी पूछेंगे। इफ करंट मैनेजमेंट वाली बात समझ आ गई, द होल पीरियड रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फॉर होल पीरियड स्टिल अप्लाइज। वो करंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन लेके ऑडिटर को प्रोवाइड करें। फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? ज़बानी कलामी होना चाहिए कि जैसे एंगेजमेंट लेटर रिटन फॉर्म में था, जैसे रिपोर्ट रिटन फॉर्म में है, ये भी लेटर फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर जी? अच्छा चले ठीक है, टाइम हो गया, कोई ये लेटर और ये टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक ही कंसेप्ट है, सिर्फ ये है कि उसने उसको लेटर की फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। इसमें कंसेप्ट क्या है? वो एरियाज जिनके बारे में स्टैंडर्ड कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना लाजमी है।
आपने आज के दिन में पहले ये सारे एरियाज लाजमी पढ़, देखिए इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, इसमें हम ज्यादातर चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है, ज्यादातर चीजें हम पढ़ चुके हैं, और बाकी अगर कोई चीज नहीं भी पढ़ी तो वो भी कंसेप्ट कोई नहीं है, सिर्फ सेंटेंस रीडिंग, कल मैं आपको उनकी भी रीडिंग करवा दूंगा, लेकिन आप खुद से इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई कल डिस्कस करेंगे। आज आपने लाजमी क्या काम करना है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की लिस्ट पढ़नी है और फिर इसके बाद लेटर पढ़ना है। याद क्या करना है ये सुन लें, सिर्फ ये वाले एरियाज याद कर लें, सिर्फ ये वाली लेफ्ट साइड की हेडिंग, क्योंकि आईकैप केस स्टडी में इनमें से किसी को उठा के आपसे पूछेगा रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, तो उसके लिए आपको अगर ये याद ना, इसको याद नहीं करना, इसको कभी भी याद नहीं करना, पढ़ लेना है, पढ़ लेना है, ताकि अगर कभी वो हमें स्टेटमेंट दे और उसमें कोई गलती हो ना तो हम उसको बता सके कि भाई ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। लेकिन याद क्या करना है, सिर्फ हेडिंग, हेडिंग की तरह है। तो आज आपने क्या करना है, दो काम, एक याद करना है, एक रीडिंग करनी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 5 की। 5 में सिर्फ लेटर के नीचे वाला बॉक्स नहीं करना, लेटर। और याद क्या करना है, एरियाज। तो एरियाज याद करने हैं, उसके बाद एरिया क्या गई, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है, यही एक्सप्लेनेशन आप खुद देखेंगे आपको लेटर फॉर्म में मिलेगी, कर लेंगे ये काम। चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।